ओके स्टार्ट। हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है रुपेश चौधरी और मैं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें, है ना, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूं, आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होंगे और अपने पेरेंट्स का और ईश्वर का आशीर्वाद लेकर आए होंगे इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो बच्चों, इससे पहले कि हम अपनी क्लास को स्टार्ट करें, ठीक है, आप जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, ऑडियो वीडियो बिल्कुल क्लियर है, तो आप एक बार चैट सेक्शन में जल्दी से यस सर लिख दीजिए या थम्स अप कर दीजिए। जल्दी से फटाफट आप यस सर लिख दीजिए या फिर थम्स अप कर दीजिए। सभी का स्वागत है बेटा, सभी का स्वागत है, सभी बच्चों का इसके अंदर स्वागत है। ठीक है, तो मतलब ऑडियो वीडियो पूरा का पूरा परफेक्ट है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, इससे पहले कि हम चीजों को स्टार्ट करें, आपने गौर से सुना होगा मैंने दो वर्ड यूज किए कि सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा। बच्चों, सबसे पावरफुल मैंने क्यों बोला? क्योंकि लक्ष्य 2026 ये जो नीट का बैच है, जो भी स्टूडेंट 2026 में नीट का एग्जाम लिखने वाला है या फिर बोर्ड का एग्जाम लिखने वाला है, सबसे ज्यादा बच्चा जो पढ़ाया जाता है वो हमारे लक्ष्य बैच के अंदर पढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा बच्चे इस बैच के अंदर पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे बड़ा बैच बोला। बच्चों, दूसरा वर्ड मैंने यहां पर यूज किया पावरफुल बैच। बच्चों, पावरफुल वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि यहां से भर भर के बहुत ज्यादा सिलेक्शन होते हैं और टॉप रैंक्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो लक्ष्य बैच से प्रोड्यूस किए जाते हैं। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको इस बैच के अंदर पढ़ाती है और वो फैकल्टी पीडब्ल्यू जितना कमिटमेंट करता है उससे ज्यादा इस बैच के अंदर डिलीवर करता है। तो बच्चों, मैं और पूरा पीडब्ल्यू परिवार आप सभी का इस बैच के अंदर स्वागत करता है और मैं ये चाहूंगा और बिलीव भी करता हूं कि आप इस जर्नी को बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बहुत जोश के साथ स्टार्ट करेंगे और इस एनर्जी, इस बैच को स्टार्ट करने के लिए आप अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर आए होंगे, भगवान का आशीर्वाद लेकर आए होंगे, क्योंकि किसी भी जर्नी की जो शुरुआत होती है वो पेरेंट्स और भगवान की ब्लेसिंग के साथ ही होती है। तो बच्चों, क्या होने वाला है बैच के अंदर, हम किस तरीके से पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है, उन सब के बारे में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग के 25 से 30 मिनट मैं आपसे इन बातों पर डिस्कस करूंगा कि स्टूडेंट नीट की जर्नी के टाइम क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां उनको नहीं करनी है और मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, पूरी की पूरी जर्नी किस तरीके से हमारी रहेगी, किस तरीके से हम आपको चैप्टर की तैयारी कराया करेंगे, कैसे हम नोट्स इसके अंदर बनाए जाएंगे, कैसे पीवाईक्यू डिस्कशन किया जाएगा, कैसे एनसीईआरटी एक्सप्लेन की जाएगी, एक एक चीज मैं आपकी यहां पर पूरा का पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो बच्चों, किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ठीक, और ये एक लाइन यहां पे लिखी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आदमी करके भूल जाता है परंतु एक दिन उसका किया हुआ उसके आगे जरूर आता है। आप जो मेहनत करेंगे वही आपको मिलेगा। तो बच्चों, इस बैच में आने से पहले आपको कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया का सबसे बिगेस्ट और पावरफुल बैच का हिस्सा बन चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल चुके हैं क्योंकि आप इस बैच के अंदर आ चुके हैं। तो बच्चों, आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, जो प्रॉमिस आपने क्लास 11th में भी किया था, बट उस प्रॉमिस को काफी सारे स्टूडेंट फुलफिल नहीं कर पाए। बच्चों, आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप इस जर्नी को पूरी एनर्जी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ स्टार्ट करेंगे। दूसरा प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा, आप कभी भी कोई भी क्लास स्किप नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि सारी की सारी क्लास आप लाइव अटेंड करेंगे। तीसरा प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि आप डेली स्टडी करेंगे। चौथा प्रॉमिस, अपने टीचर पे ट्रस्ट करेंगे, जिस तरीके से टीचर आपको बोलेंगे आप उस तरीके से स्टडी करेंगे। टीचर आपको अगर होमवर्क देंगे तो आप पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट करेंगे और प्रॉपर तरीके से आप पढ़ाई करेंगे।
नेक्स्ट प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा, आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप सोशल साइट से दूर रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा, आप कभी भी बैकलॉग क्रिएट होने नहीं देंगे, किसी भी लेक्चर को स्किप नहीं करेंगे। अगला प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि जब भी क्लास चलेगी आप क्लास के साथ नोट्स बनाएंगे और बहुत ज्यादा चैट में एक्टिव नहीं रहेंगे। जब टीचर आपसे सवाल करेंगे तभी आप उन सवाल के जवाब देंगे। अगला प्रॉमिस आपको यह करना पड़ेगा कि आप इस पूरी जर्नी के अंदर कभी भी कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करेंगे, चाहे आपका उस टेस्ट की प्रिपरेशन हो या ना हो। अगला प्रॉमिस आपको यह करना पड़ेगा कि आप इस जर्नी में फ्रेंड्स से दूर रहोगे, फेस्टिवल बहुत ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा शादियां अटेंड नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा बर्थडे अटेंड नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा घुमाई नहीं करेंगे, सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे। ठीक, तो अगर आप ये सारे प्रॉमिस अपने आप से करते हैं, अपने जमीर से करते हैं, अपने ईश्वर से करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती, क्योंकि आप जैसा मैंने कहा था, इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल बैच के अंदर आप हैं, जहां इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाती है। एक एक लेक्चर की प्रिपरेशन करने के लिए 5 से 6 घंटा वो डिवोट करती है। बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाता है, बेस्ट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, चैप्टर खत्म होने के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, समरी लेक्चर आपको दिया जाता है, माइंड मैप आपको दिया जाता है, डीपीपी के सॉल्यूशन आपको दिए जाते हैं, प्रॉपर टेस्ट आपको दिया जाता है, प्रॉपर डाउट सेक्शन आपको दिया जाता है। जितना आप मांगते नहीं उससे ज्यादा आपको दिया जाता है। ठीक, और ये करके पीडब्ल्यू कोई एहसान नहीं करता, ये हमारी जिम्मेदारी है, आपका प्यार है। आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, तो जब प्यार बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, तो जिम्मेदारी बढ़ती है। हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभाएंगे। और याद रखना, एक बैच, एक सेट ऑफ फैकल्टी, एक सीट और एक साल, एक कॉलेज और एक लक्ष्य, और एक बैच, लक्ष्य नीट 2026। करना है तो करना है, जो करना है इसी साल करना है, इसी बैच में करना है, इन्हीं फैकल्टी के साथ करना है। और एक मेडिकल कॉलेज मेरे को मांगता है। जिन लोगों ने यह कहा कि तेरी 11th खराब हो गई, तू कुछ नहीं कर सकता, उनको जवाब देना है कि मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, मैदान में लौटूंगा, हम मेहनत करेंगे, हम आपको 12th भी पढ़ाएंगे, 12th पढ़ाने के बाद 11th का रिवीजन भी देंगे, लेकिन तुझे मैदान में लौटना पड़ेगा। क्योंकि जिन जिन लोगों ने यह कहा कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। सर, जवाब तो कर्मा देता है। अरे दीवाने, सारे सवालों के जवाब कर्मा नहीं देता। स्वाभिमान की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, कुछ बदले निजी होते हैं, खुद लेने पड़ते हैं। तो बच्चों, ये चीज याद रखना, डिसिप्लिन के साथ, ऑनेस्टी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? जो बातें मैंने आपसे कही, वो बात अगर आपको समझ में आई, आप उनको फॉलो करेंगे, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से यस सर लिख दीजिए, क्योंकि मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 दिन से मैं इतना ज्यादा वो था कि जल्दी से लक्ष्य बैच स्टार्ट हो, जल्दी से क्लास लेनी है, धमाल मचाना है, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, जान लगाकर पढ़ाएंगे और बच्चों को मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना है। जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए, जल्दी से आप यस सर लिख दीजिए। ठीक है, यस सर आ गया है। ठीक है, तो बच्चों, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक स्लाइड में आपको और दिखाऊंगा। यह भी याद रखना, जिन घरों में खाने के लिए रोटी नहीं होती, उन घरों में मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखा जाता। तेरे को मोटिवेशन चाहिए, सर मैं पढ़ता हूं, 1-2 महीना पढ़ता हूं, लेकिन उसके बाद मेरे को मोटिवेशन नहीं आता। अपने पेरेंट्स को देख, अपनी मम्मी को देख, अपने पापा को देख। मम्मी सुबह 5 बजे उठती हैं,
तेरे लिए लंच तैयार करती हैं, ब्रेकफास्ट तैयार करती हैं, तेरे लिए डिनर तैयार करती हैं, ठीक है, तेरे को तेरे बेड पर खाना प्रोवाइड करती हैं। तेरी तबियत खराब हो जाए, थोड़ी सी छींक आ जाए तो मम्मी को कितनी फिक्र हो जाती है, ठीक है। पेरेंट्स तेरे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, अपना जॉब छोड़ के तेरे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तेरी सारी जरूरतें पूरी करते हैं। अगर तू पेरेंट्स का नहीं हुआ तो फिर तू किसी का नहीं होगा। अपनी मम्मी की आंखों में देख जाकर, आईज ऑफ मदर हैव मोर स्टोरीज देन बेस्ट सेलिंग नोवेल। उनकी आंखों में त्याग है, परिश्रम है, एक आशा है, एक एक्सपेक्टेशन है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी कुछ ना कुछ लाइफ में बड़ा करेंगे। तो माताजी पिताजी के स्वाभिमान की लड़ाई है। तो माताजी पिताजी से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो ये चीज याद रखना, जो मोटिवेशन पेरेंट्स से आएगा बेटा, वो मोटिवेशन कहीं से नहीं आएगा। आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैं आपको बॉटनी किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। यहां मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बॉटनी किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। यहां मैं डिस्कस करूंगा कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं अपनी नीट की जर्नी में जो उनको नहीं करनी है, ठीक है, डू एंड डोंट। तो यहां वो चीज आएगी जो आपको नहीं करनी है, यहां वो रोड मैप आएगा जिस तरीके से मैं आपको बैच के अंदर लेके चलूंगा। आपके बहुत सारे सवाल होंगे कि सर न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी, सर बेसिक से पढ़ाएंगे, सर मेरी 11th खराब है, क्या मेरी 12th में वो कॉन्सेप्ट तो यूज तो नहीं होंगे, सर पीवाईक्यू कराएंगे या नहीं कराएंगे, सर एनसीईआरटी बेसिक्स में एक्सप्लेन करेंगे, सर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे, सर समरी लेक्चर कराएंगे या नहीं कराएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन उन चीजों को डिस्कस कर लेता हूं। बच्चों, पहली क्लास है इसलिए मैं 30 मिनट इस चीज में लूंगा ताकि पूरा का पूरा रोड मैप में आपके साथ पूरे साल हम किस तरीके से चलने वाले हैं वो पूरा का पूरा डिस्कस कर दूं। तो हैव पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको यहां पर पूरा का पूरा गाइड करूंगा, ठीक। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले तो ये जो हमारा है, ये हमारी जो बॉटनी की जर्नी है वो किस तरीके से होने वाली है, ठीक है। बॉटनी की जो आपकी जर्नी रहेगी वो किस तरीके से आपकी रहने वाली है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान समझना। और 15-20 मिनट आप मुझे दीजिए, उसके बाद लेक्चर में धमाल मचाएंगे। बच्चों, जो भी क्लास होगी आपकी एकदम बेसिक से स्टार्ट होगी। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको फ्रॉम बेसिक, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो बिल्कुल पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक। तीसरी चीज, सब कुछ लिख लिख कर पढ़ाया जाएगा। यहां पर कोई भी रेडीमेड पीपीटी नहीं लगाई जाएगी, सब कुछ आपको लिख लिख कर पढ़ाया जाएगा। आपको बेस्ट कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है, ठीक है, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा और आप क्लास के अंदर ही नोट्स तैयार करेंगे, बेस्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे। हर दिन आपको एनसीईआरटी बूस्टर कराया जाएगा। जो बच्चे पुराने हैं वो जानते हैं एनसीईआरटी बूस्टर क्या है, जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी बूस्टर क्या है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक्सप्लेन की जाती है और उसके ऊपर बेस नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, उसके ऊपर बेस नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एनसीईआरटी की एक एक लाइन, उसके ऊपर बेस नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एनसीईआरटी की लाइन, उसके ऊपर बेस नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एनसीईआरटी की लाइन, उसके ऊपर बेस नीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो बच्चों, इसको बोलते हैं एनसीईआरटी बूस्टर। एनसीईआरटी का अच्छी तरीके से पूरा का पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है। एनसीईआरटी बूस्टर, तो इसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे आ जाते हैं। इसके अलावा इस साल एक नई चीज की जाएगी, आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स A4 शीट के अंदर छोटे छोटे बढ़िया बढ़िया हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद
आफ्टर कंप्लीशन आपको करीब 200 से 300 क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिसमें आपके सारे के सारे पीवाईक्यू और इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर का आपको वन शॉट, जिसको आप बोल सकते हैं समरी लेक्चर, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको इसका वन शॉट, और बेटर आप बोलिए कि आपको इसका समरी लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। और वो समरी लेक्चर जो होगा उसकी जो ड्यूरेशन होगी, आप मान के चलिए 1.5 घंटा मैक्सिमम, 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा आपका समरी लेक्चर जो होगा उसकी ड्यूरेशन होने वाली है। इस तरीके से हम यहां पर आपका पढ़ाई करने वाले हैं। बेसिक से पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी बेस पढ़ाएंगे, बेस्ट कंटेंट आपको देंगे, एनसीईआरटी बूस्टर होगा, हैंड रिटन नोट्स होंगे, ठीक है, 200 से 300 क्वेश्चंस करेंगे। और कोई ऐसा टॉपिक जो आपका 11 से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक किसी की 11th खराब है और 12th में वो टॉपिक यूज होने वाला है, तो मैं सबसे पहले 11th का वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद 12th का टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। तो आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको इस तरीके से चीजों को फॉलो करना है। उसके बाद सितंबर एंड बोलूं या अक्टूबर फर्स्ट वीक बोलूं, आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस होता है बॉटनी का वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका जो नवंबर है और अक्टूबर आपका है, आपका दिसंबर है, हम बच्चों को फ्री नहीं छोड़ते, हम बच्चों को क्लास 11th का रिवीजन कराते हैं। क्लास 11 का रिवीजन कराते हैं, पूरा का पूरा 11th आपको पढ़ाई जाएगी। और एक सबसे बड़ा कमिटमेंट, पूरे साल में मैंने लास्ट ईयर अर्जुना पढ़ाया था, पूरे साल में कभी भी कोई भी क्लास बॉटनी की कैंसिल नहीं हुई। इस चीज का मुझे गुरूर है कि मैंने अपना काम इतनी ऑनेस्टी के साथ किया, इतने डिसिप्लिन के साथ किया कि पूरे साल में एक क्लास भी बॉटनी की कैंसिल नहीं हुई। 2-3 क्लास रीशेड्यूल हुई होंगी किसी रीजन की वजह से, ठीक है, लेकिन कभी भी कोई क्लास कैंसिल नहीं हुई। ये हमारे पीडब्ल्यू के टीचर्स की ऑनेस्टी है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है। फंक्शन तो मेरे घर में भी हुआ होगा, कभी ना कभी तबीयत तो मेरी भी खराब हुई होगी, लेकिन अगर टीचर डिसिप्लिन में रहता है तो स्टूडेंट टीचर को फॉलो करते हैं। तो मैं आप सभी के सामने पूरे होश आवाज में चैलेंज करता हूं, पूरे 12th के अंदर बॉटनी की एक भी क्लास कैंसिल नहीं होगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं वो टीचर हूं जिसने पूरी क्लास 11th में, या यकीन 2.0 हो या अर्जुना 1.0 हो, आज तक कभी भी बॉटनी की क्लास कैंसिल नहीं हुई। मैं अपने होश आवाज में ये प्रॉमिस करता हूं कि आपकी पूरे 12th के अंदर बॉटनी की कोई भी क्लास कैंसिल नहीं होगी। नो कैंसिलेशन। अगर मैं इतना बड़ा प्रॉमिस करता हूं तो आप भी प्रॉमिस करिए कि आप कोई भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट की कभी भी मिस नहीं करेंगे। चैट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए, प्रॉमिस लिख दीजिए, जल्दी से प्रॉमिस लिख दीजिए, जल्दी से प्रॉमिस लिख दीजिए। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूं। और दूसरा, वो पढ़ना है जो नीट में आता है, वो नहीं पढ़ना जो मास्टर को आता है। दोनों में फर्क होता है। खुश करने के लिए नहीं पढ़ाते, रिजल्ट के लिए पढ़ाते हैं। जो बच्चे नए हैं, हो सकता है कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते हो, मेरा नाम रुपेश चौधरी है। 14 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए और बहुत सारे सिलेक्शन हमने दिए हैं, ठीक। और इस तरीके से हम आपको लेके चलने वाले हैं। अब मैं स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करता हूं? हां सर, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी? तू फॉलो कर न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी फॉलो कर। सर मेरे पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है, मेरे पास तो ओल्ड एनसीईआरटी है, मेरे पास तो ओल्ड एनसीईआरटी है। सर क्लास 12 की मैंने किसी दीदी भैया से ली थी, मेरे पास न्यू एनसीईआरटी नहीं है, मेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। अगर तेरे पास ओल्ड एनसीईआरटी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे,
ठीक है, पहला जो चैप्टर आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा चैप्टर आप इसके अंदर पढ़ने वाले हो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तीसरा चैप्टर आप बॉटनी में पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फिर आप इसके अंदर चैप्टर पढ़ोगे, एक स्ट्रेटेजी करके एक चैप्टर है, वो आप इसके अंदर पढ़ोगे। एक चैप्टर आप इसके अंदर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ोगे। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत सारे चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर के नाम आपको लिखने नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर भी पढ़ोगे। ठीक है, इसके अलावा आप इकोसिस्टम चैप्टर भी यहां पर पढ़ोगे। इसके अलावा आप बायोडायवर्सिटी, ये वो चैप्टर्स हैं जो आप बॉटनी में पढ़ेंगे। इसके अंदर माइक्रोब्स के अंदर तो ये जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, ये जितने भी चैप्टर हैं, स्ट्रेटेजी को मैं भी हटा देता हूं, थोड़ा सा इसके अंदर टिश्यू कल्चर वाला पार्ट है, इसको मैं यहां से अभी थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देता हूं। तो बच्चों, न्यू एनसीईआरटी हो या ओल्ड एनसीईआरटी हो, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, 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 नो चेंज, नो चेंज। तो दो चैप्टर के अंदर चेंज है, दो चैप्टर के अंदर चेंज है। सर किस तरीके का चेंज है? क्या मैं ओल्ड एनसीईआरटी लेके पढ़ता हूं तो क्या मेरी पढ़ाई सफर करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। जो तेरी ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें इस चैप्टर का कंटेंट ज्यादा है, और जो तेरा न्यू एनसीईआरटी है उसमें इस चैप्टर का कंटेंट कम है। तो आपको ये जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा वो ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो इसके अंदर नहीं है वो नीट के सिलेबस में है। ओल्ड एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का कंटेंट ज्यादा है, न्यू एनसीईआरटी में कंटेंट कम है। तो वो जो एक्स्ट्रा कंटेंट है जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं होगा वो हम आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इकोसिस्टम चैप्टर ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़ा बड़ा है, न्यू एनसीईआरटी में छोटा है। आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप न्यू एनसीईआरटी रखो या ओल्ड एनसीईआरटी रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास जो एनसीईआरटी आप रखिए, टीचर आपको यहां पूरा का पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेन करेगा, आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सब कुछ आप एक क्लास में थोड़ी ना जान जाओगे कि सारे चैप्टर्स कौन से हैं, क्या कंटेंट है। एक क्लास में तो आपको नहीं पता चलेगा। कोई भी एनसीईआरटी रखिए, आपको 1% भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको कौन सी एनसीईआरटी किस तरीके से है। आप ओल्ड रखिए, न्यू रखिए, कहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से? हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स से? किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है, किसी भी कार्यक्रम की जो शुरुआत होती है वो डिसिप्लिन से होती है। आपको पूरे के पूरे साल डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको अपनी पढ़ाई के लिए ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आपको ऑनेस्टी के साथ चीजों को शुरुआत करनी पड़ेगी। आप कभी भी नेवर एवर 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 नेवर स्किप एनी क्लास। होता क्या है, आप पूरे जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, 10 या 15 दिन के बाद आप क्लास को स्किप करते हैं। जब आप क्लास स्किप करते हैं तो प्रेशर बिल्ड होता है। तो जब आपका क्लास स्किप करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अब आपको मालूम है कि मेरे कुछ लेक्चर्स छूट गए हैं, तो अब मैं लाइव लेक्चर में सीधा जाके नहीं बैठ सकता क्योंकि मेरी कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी। इसलिए आप वो जो क्लास आपने स्किप की है उनको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने के चक्कर में, उनको कंप्लीट करने के चक्कर में आप अपनी और ज्यादा लाइव क्लास को स्किप करते हैं, जिसकी वजह से आपका बैकलॉग और ज्यादा बढ़ जाता है।
इस तरीके से बैकलॉग और ज्यादा बढ़ता है तो आप फिर बैच से शिफ्ट कर जाते हैं कि चलिए लक्ष्य 1.0 से 2.0 में चले जाएंगे, 2.0 से 3.0 में चले जाएंगे। लेकिन यही गलती आप 2.0 में भी करते हैं, यही गलती आप 3.0 में भी करते हैं। आपको कभी भी कोई भी क्लास स्किप नहीं करनी, अदरवाइज इट विल क्रिएट बैकलॉग। तीसरा, आपको डेली रिवीजन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया, मैं आपको रिवीजन प्लानर दूंगा। मैंने पूरे साल क्लास 11th में रिवीजन प्लानर दिया, पूरे साल क्लास में रिवीजन प्लानर दिया। मैं वो टीचर हूं जो पूरा चौड़ा होके बोल सकता हूं कि मैंने क्लास 11 का सिलेबस खत्म होने के बाद भी रिवीजन कराया, और उससे पहले भी मैं रिवीजन लेक्चर बच्चों को देता था, चाहे फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, प्लांट ग्रोथ है। जब भी मैं चैप्टर्स उनको पढ़ाता था तब भी रिवीजन लेक्चर देता था, और काफी सारे चैप्टर्स का रिवीजन लेक्चर मैंने क्लास 11 कंप्लीट होने के बाद भी आपको कराया है। मैं अपनी ड्यूटी बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ कर आया हूं, इसलिए बैच में बिल्कुल फक्र से खड़ा हुआ हूं कि हां भाई, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्लास 11th में मेहनत करके पढ़ाया, जी जान से पढ़ाया, कभी कोई क्लास स्किप नहीं हुई, बहुत सारा पढ़ाया, अच्छे से पढ़ाया, लाइव पढ़ाया, क्लास कैंसिल नहीं करी, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए, सिलेबस खत्म होने के बाद भी पूरा का पूरा रिवीजन कराया, और जब चैप्टर्स चलते रहते थे तब भी मैं छोटे छोटे रिवीजन लेक्चर्स बच्चों को देता था। और मुझे इस चीज पे फक्र है कि आज मैं अपनी पुरानी ऑडियंस के सामने आंखों से आंखें मिलाओ जी, ठीक है, और मैं बहुत उससे आप सभी के सामने खड़ा हूं, ठीक है। और आपने भी बहुत प्यार दिया हमेशा। डेली रिवीजन करना है तो रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन प्लानर दिया जाएगा, मतलब आपको बताया जाएगा, ठीक है, आपको बताया जाएगा। जैसे कि आज आपकी जो तारीख है, ठीक है, आपकी जो डेट है, मैं डेट भी भूल गया एकदम से, ठीक है, आपकी जो डेट है, तो आपको बताया जाएगा कि आपको 7 अप्रैल को क्या पढ़ना है, आपको 8 अप्रैल को क्या पढ़ना है, आपको 9 अप्रैल को क्या पढ़ना है। इस तरीके से डेली मैं आपको बताऊंगा। सर मैंने जो चीज 7 अप्रैल को पढ़ी है, सर 7 मई तक मुझे वो चीज कैसे याद रहेगी? बेटा रिवीजन करना पड़ेगा। सर मैं कब तक रिवीजन करूंगा? अगर 7 मई तक मुझे वो याद रही तो 7 अगस्त तक मुझे वो कैसे याद रहेगी, 7 अक्टूबर तक कैसे याद रहेगी? उसी के लिए है रिवीजन प्लानर। इस चीज की श्योरिटी मैं लूंगा कि आपको किस तरीके से उन टॉपिक्स का एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिवीजन कराना है। ये रिवीजन किस तरीके से आपको कराना है, इसका कैसे कराना है, इसका कैसे कराना है, मैं आपको एक इस तरीके से प्लानर बना के दूंगा जिसमें आपका जो डेली करंट टॉपिक है वो भी आप पढ़ेंगे, और जो आपका पुराना है, 1 महीना पहले पढ़ा, 10 दिन पहले पढ़ा, वो चीज भी मैं इस प्लानर के अंदर डालूंगा, ताकि आप पूरे साल उन टॉपिक का भी छोटे छोटे ड्यूरेशन में रिवीजन करते रहेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, पूरे साल आपका रिवीजन भी चलता रहेगा और आपका लाइव भी चलता रहेगा। कभी भी नेवर एवर डोंट स्किप टेस्ट, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। सर मैं टेस्ट स्किप करता हूं, क्यों करता है? सर मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाती, और फिर मैं 50% सिलेबस के साथ टेस्ट प्रिपरेशन टेस्ट देता हूं तो मेरे मार्क्स कम आते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, इसलिए मैं टेस्ट नहीं देता। बेटा गुनाह है, पाप है, पाप करोगे तो पापी कहलाओगे, और पापी को ये जालिम समाज और बेदर दुनिया जीने नहीं देती। याद रखना बेटा, कभी भी कोई टेस्ट स्किप मत करना। 60% तैयार है, 70% तैयार है, 70% पे खेल जा, 70% पढ़ के ही टेस्ट दे, उसके अंदर तू 50% मार्क्स भी लेकर आएगा, तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि साला 70% ही सिलेबस के साथ में 50% लेकर आया। अगर ढंग से पढ़ाई की होती, 80% या 90% की होती तो भाई मचा देते। कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करना है। सर मुझे ये लगता है कि मैं टेस्ट दूंगा, इससे अच्छा तो मैं अपना सेल्फ स्टडी कर लूं, और टेस्ट तो मैं दे ही दूंगा। अरे दीवाने, ऐसे करते करते नीट का एग्जाम आ जाता है बट टेस्ट नहीं दे पाते। तो टेस्ट कभी भी। दूसरा, कभी भी क्लास में स्पैमिंग नहीं करनी है, कभी भी क्लास में स्पैमिंग नहीं करनी है।
आपको चैट को अवॉइड करना है, आपको अननेसेसरी चैट को अवॉइड करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी फैकल्टी पे ट्रस्ट करना है। अगर वो दिन को रात बोलते हैं तो तू रात बोल, अगर वो रात को दिन बोलते हैं तो तू दिन बोल। बस जो तेरी फैकल्टी बोलेगी उसको फॉलो कर ले, उसको फॉलो कर ले। और सोशल साइट को अवॉइड करना है, इनसे दूर रहना है। नो सोशल साइट, नो सोशल साइट, इन चीजों को फॉलो कर ले, तुझे कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों, ये वो चीज थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। तो बच्चों, अब आप मेरे को बता दीजिए, हां एक और चीज, क्लास 12 के सिलेबस से नीट के अंदर 50 से 55% सिलेबस क्लास 12 का आता है। ठीक, दूसरी चीज, 12th में सिलेबस बहुत कम है। ठीक है, ये मैंने अक्टूबर फर्स्ट वीक भी ज्यादा लिख दिया। ठीक है, सितंबर के एंड में खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत कम है। ठीक, ये जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन नीट में आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको आप जेनेटिक्स बोलते हैं, कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 से 8 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। सोचो, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 8 भी आ सकते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस 5 से 8। आप सोचो, कम से कम इन दोनों चैप्टर से कम 10 क्वेश्चन आते हैं। 45 क्वेश्चन नहीं आते बॉटनी के नीट के अंदर, ज्यादा आते हैं, 50-55 के करीब होते हैं, वो तो हम क्लेम नहीं करते। ठीक है, थोड़े से ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो कम से कम इन 2 चैप्टर से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 2 चैप्टर से, माइक्रोब से 1 से 2 क्वेश्चन लगा लीजिए। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से आप 2 से 3 क्वेश्चन लगा लीजिए। इकोसिस्टम में आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लगा दीजिए। बायोडायवर्सिटी में 2 से 3 क्वेश्चन लगा दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको ये चैप्टर का आपको वेटेज बताया गया है। तो बच्चों, काफी सारी आपसे बात हुई। ठीक है, काफी सारी आपसे बात हुई। तो चलिए, अब हम बेकरार हैं और अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। ब्लैंक स्लाइड मैंने लगा ली है, जल्दी से एक फाइनल कॉल दे दीजिए। अगर आप तैयार हैं, आपको मेरी बात समझ में आई, आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं, धमाल मचाने के तैयार हैं, और चैलेंज करता हूं, चाहे पहली क्लास हो या लास्ट क्लास हो, पूरी एनर्जी के साथ होगी, पूरी डिसिप्लिन के साथ होगी। और चैलेंज करता हूं, जो पढ़ाऊंगा एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा और हर एक स्टूडेंट को समझ में आएगा। अगर 81,000 बच्चे लाइव देख रहे हैं तो 81,000 स्टूडेंट की गारंटी लेता हूं, हर एक बच्चे को समझ में आएगा। और जब ये क्लास खत्म होगी, आप खुद कमेंट सेक्शन में ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। दूध का दूध, पानी का पानी। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो है आपका, सबसे पहले जो आप चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए। हेडिंग भी मैं आपके सामने डालूंगा, कुछ भी चीज स्लाइड में नहीं रहेगी, पूरा का पूरा ब्लैंक रहेगा। ठीक है, और बढ़िया से आप नोट्स बनाइएगा और आपको मैं बताता रहूंगा कि किस तरीके से नोट्स बनाना है। ठीक है, अच्छे से बेस्ट नोट्स आप बनाइएगा। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालने वाले हैं चैप्टर का नाम। फटाफट चैप्टर का नाम हम हेडिंग डालेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। काफी सारी चीजें मैं आपके लिए लाया हूं। ये देखिए, फ्लावर भी लाया हूं, स्टेमन भी लाया हूं, पूरा फील करा के जाऊंगा एक एक चीज। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, ये चैप्टर आपका जब स्टार्ट हुआ तो आपका लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले चीज आई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है।
सभी को मालूम है? नहीं सर हमें तो नहीं मालूम, बेसिक से बताइए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फ्यूजन होगा। जैसे हमारे अंदर होता है, स्पर्म होता है, एग होता है, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। स्पर्म और एग क्या है? गैमेट है। ये आपस में फ्यूज हुए, जिसको आप बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक आम तौर पे अगर मैं बात करूं तो सर गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले आप इसके अंदर लिखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहां पर क्या है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब यहां पर क्या है? सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का फ्यूजन होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब आपका हो गया है यहां पर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, जिसमें आप मेल गैमेट को स्पर्म बोल सकते हैं और फीमेल गैमेट को आप एग बोल सकते हैं। गैमेट बनने के बाद, गैमेट बनने के बाद इन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, जिसको आप फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं, जिसको आप फर्टिलाइजेशन भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सर फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? फ्लावरिंग प्लांट का मतलब क्या होता है? आप अपने आसपास, आपके घर में इतनी सारी सब्जियां आती हैं, भिंडी आती है, लौकी आती है, कद्दू आता है, तरबूज आता है, केला आता है, ठीक है, एप्पल आपके घर में आता है, संतरा आपके घर में आता है, अंगूर आपके घर में आता है, अरवी आपके घर में आती है, बैंगन आपके घर में आता है, टमाटर आपके घर में आता है। ये जितनी भी सब्जियां आप देख रहे हैं, ये सब की सब एंजियोस्पर्म है। आप आसपास अपने मोहल्ले में, अपने घर में जो भी प्लांट देखते हो जिनके अंदर फूल खिले हुए हैं, फूल खिले हुए हैं, वो सारे प्लांट एंजियोस्पर्म कहलाए जाते हैं। तो बच्चों फ्लावरिंग प्लांट किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट उन प्लांट्स को बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट उन प्लांट्स को बोलते हैं जिनके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। सर जिन प्लांट के अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, इनके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? लिख के बताइए, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? लिख के बताइए, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म? बिल्कुल सही, आप वर्ड यूज करेंगे एंजियोस्पर्म। तो इसका मतलब कोई आपसे पूछे कि आप यहां क्या पढ़ रहे हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, आप बोलेंगे आप एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट को बोलते हैं। तो बच्चों आप यहां एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं, आप यहां एंजियोस्पर्म पढ़ने वाले हैं, जिसको आप फ्लावरिंग प्लांट बोल रहे हैं। और इस प्लांट के अंदर आपका फ्लावर भी मिलेगा, आपका फ्रूट भी मिलेगा, आपका सीड भी मिलेगा। फ्लावर भी मिलेगा, फ्रूट भी मिलेगा, सीड भी आपका इसके अंदर मिलेगा। अब जब आप एक फ्लावर को देखते हैं, जब आप एक फ्लावर को देखते हैं, जब आप एक फ्लावर को देखते हैं, भाई फ्लावर से खुशबू आती है, फ्लावर से परफ्यूम बनाया जा सकता है, फ्लावर से खुशबू आती है। आप फ्लावर को डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, आप फ्लावर को एक तरीके से एक लव हो गया, अफेक्शन हो गया, किसी का बर्थडे है, आप किसी को बुके प्रेजेंट करते हैं, है ना, आप अपने प्रिंसिपल सर या मैम को बुके देते हैं, आप अपने रिलेटिव को बुके देते हैं, मतलब एक लव हो गया, अफेक्शन हो गया, इसको भी आप फ्लावर से साबित कर सकते हैं।
आप कहीं पर भी एकदम आप फ्लावर देखते हैं किसी गार्डन में, कहीं आप घूमने जाते हैं, आपको एक प्लेजर मिलता है, एक एस्थेटिक प्लेजर आपको मिलता है। तो अगर मैं बात करूं, फ्लावर की बात करूं, तो फ्लावर से आपको एक एस्थेटिक प्लेजर मिलता है। तो फ्लावर एक सिंबल है, एस्थेटिक वर्ड यूज कर सकता हूं, ठीक है, सोशल वर्ड यूज कर सकता हूं, ठीक है, कल्चर वर्ड यूज कर सकता हूं, ठीक है, रिलीजियस भी बोल सकता हूं, है ना, कि जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमारे घर में पूजा वगैरह होती है तो वहां पर भी फूल वगैरह वहां यूज किए जा सकते हैं। इसका मतलब फ्लावर जो है आपका एक रिलीजियस सिंबल भी आपका है, ठीक है। जब किसी का स्वर्गवास हो जाता है, भगवान ना करे किसी का स्वर्गवास हो, तो वहां पर भी हम फ्लावर यूज करते हैं। तो मतलब अगर मैं यहां पर बोलूं कि फ्लावर हैप्पीनेस का प्रतीक है, लेकिन फ्लावर जो है वो आपका सौरो बोलूं या ग्रीफ बोलूं, ठीक है, यहां पर भी आप फ्लावर को यूज करते हैं। तो एस्थेटिक हो गया, सोशल हो गया, कल्चर हो गया, रिलीजियस हो गया, सौरो हो गया, ईटीसी करके हम यहां पर लिख सकते हैं। तो लेकिन आपको फ्लावर अच्छा लगता है, आप उसको तोड़ लाते हैं, मैं फ्लावर को तोड़ के लेकर आ गया, ये एक अच्छी बात नहीं है। आपको पसंद आया गुलाब का फूल, आपने अपनी किताब में रख दिया, आप सेल्फिश मत बनिए, आप सेल्फिशनेस अपने अंदर से निकाल दीजिए। भगवान ने जो फ्लावर दिया है, फ्लावर जो दिया है प्लांट्स के अंदर, वो फ्लावर क्या है, वो फ्लावर साइट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उस फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उस फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या बनेगा, फ्लावर के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आपका फ्रूट बनेगा, आपका सीड बनेगा, आपका फ्रूट बनेगा, आपका सीड बनेगा, ठीक। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, फ्लावरिंग प्लांट हुआ, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर यहां पर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, तो एक टर्म इन्होंने यूज की है, एक टर्म इन्होंने यूज की है, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर बच्चों, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, प्लांट का कल्टीवेशन करना, गार्डन में प्लांट्स को लगाना ताकि इनमें फ्लावर्स आए और उन फ्लावर्स को आप यूज करें डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन मतलब ऑर्नामेंटल, डेकोरेशन मतलब ऑर्नामेंटल, ठीक है। आप देखते हैं कहीं पर भी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, फ्लावर को यूज किया जाता है डेकोरेशन के लिए। तो प्लांट का कल्टीवेशन करना, प्लांट का कल्टीवेशन करना ताकि आपको उससे फ्लावर मिले और उन फ्लावर को आप डेकोरेशन के लिए यूज करें। तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, एकदम आराम से जमा के नोट्स लिखिएगा, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन ऑफ plants for its flower and ornamentation। ऑर्नामेंटेशन का मतलब होता है डेकोरेशन, सजावट, ठीक है। तो ये टर्म वहां पर लिखी हुई है। फिर इन्होंने लिखा हुआ है कि आप अपने घर में यूजुअली किस तरह के प्लांट आपके घर में पाए जाते हैं। भाई लोगों के घर में मैरीगोल्ड मिल जाता है ना। अगर मैं बात करूं, लोगों के घर में रोज मिल जाता है, लोगों के घर में चाइना रोज भी मिल जाता है, ठीक है, ये लोगों के घर के अंदर मिल जाता है, ठीक है, रोज मिल जाता है, चाइना रोज मिल जाता है, ठीक है। लोगों के घर में मैरीगोल्ड आपका लोगों के घर के अंदर मिल जाता है, ठीक है। और भी आप चाहें तो और प्लांट भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहां पर लिली लिख सकते हैं, आप जैस्मीन लिख सकते हैं, ठीक है, ईटीसी बहुत सारे हैं, इसके अलावा और भी हैं। उन्होंने हमसे 5 पूछे, 1 2 3 4 5, तो मैंने आपका 5 लिख दिया यहां पर,
ठीक है, सनफ्लावर भी आपका लोगों के घर में कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो बच्चों एकदम बेसिक चीज आपको बताई है, चैप्टर का मतलब आपको इसके अंदर बताया गया है। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है बच्चों। यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार यस लिख दीजिए, एक बार आप यहां पर यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई है तो जल्दी से एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई में आपको कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए, ताकि मैं चैप्टर को और आगे बढ़ा सकूं। एकदम बेसिक चीज है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, और इसकी एनसीईआरटी भी रीड करूंगा एकदम कायदे से, पूरा ध्यान से, एकदम पूरा का पूरा, कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको आने नहीं देंगे। ठीक। दूसरा इन्होंने यहां पर बोला, जब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपका जो अगली हेडिंग इसके अंदर आएगी, पहला हेडिंग क्या था आपका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर, फ्लोरिकल्चर और होम के अंदर आपके कौन कौन से मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो आपका इसके अंदर आने वाला है वो आपकी हेडिंग आएगी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। यहां से आपको फील होगा कि आप चैप्टर के अंदर जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। किसी भी प्लांट में फूल किस तरीके से फॉर्म्ड होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर। अब इसको समझने के लिए कुछ टर्म है जो यहां यूज होगी, जो यहां यूज होगी। सर क्या टर्म यूज होगी? बेटा यहां पर एक टर्म यूज होगी, वो जो पहली टर्म है उस टर्म का नाम है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम। सर मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेम का मतलब क्या होता है? मेरिस्टेम में ऐसी सेल्स हैं, कैसी सेल है सर? ऐसी सेल्स हैं जो लगातार डिवाइड कर रही हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ग्रुप ऑफ सेल्स जो आपकी एक्टिवली क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। सर कहां मिलती हैं ये? थोड़ा सा बता दो, लोकेशन तो और मजा आ जाएगा। थोड़ा सा बता दो कहां मिलती हैं, 1-2 एग्जाम्पल बता दो तो मजा आ जाएगा। बेटा रूट देखी है? रूट, हां सर रूट देखी है। ये जो है ये रूट है, ये आपका शूट है। जमीन के अंदर जो पार्ट पाया जाता है यूजुअली उसको आप रूट बोलते हैं, इसको जो जमीन के ऊपर यूजुअली पाया जाता है उसको आप शूट बोलते हैं। तो जो रूट होती है, जो रूट होती है, रूट के टिप पर अगर आपका ये पोर्शन, अगर ये पोर्शन आपका रूट है तो ये रूट की टिप है, अगर ये पोर्शन आपका शूट है तो ये शूट की टिप है। इसका मतलब ये सेल्स बेसिकली कहां पाई जाती हैं? ये सेल बेसिकली पाई जाती हैं टिप। टिप को सर अपेक्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। किसके टिप पर? रूट के टिप पर, या स्टेम, या मैं बोल दूं शूट के टिप पर। ठीक है सर, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये वर्ड यहां यूज होगा। आपने इस वर्ड का मतलब समझा दिया, अब आप इस कॉन्सेप्ट को समझाइए। चलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाता हूं, आ जाओ मेरे बच्चों, पूरा का पूरा बेसिक से समझना, ठीक है? और बहुत मजा आएगा, तुम देखते जाना, जब तुम क्वेश्चन करोगे ना अभी मेरे साथ बैठ के, ठीक है, तुम्हें फील आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा। सर ये क्या बनाया है? ये जो बनाया है ये क्या बनाया है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये जो आपका बनाया गया है, फिर से बना देता हूं एक बार, ठीक है, ये जो आपका बनाया है ये क्या बनाया है? ये क्या बनाया है? मैं इस तरीके से डायग्राम बनाऊंगा और इसकी लेबलिंग थोड़ा ऊपर करूंगा, तो आप थोड़ी सी जगह यहां छोड़ के रखिएगा। मैं इस तरीके से ऐसे करके डायग्राम को लेके चलूंगा, ठीक है, और इसकी लेबलिंग यहां पर करूंगा,
और इसके बारे में यहां पर इस तरीके से लिखूंगा। तो यहां डायग्राम चलेगा, ऊपर डायग्राम की लेबलिंग चलेगी और डायग्राम के नीचे मैं आपका इसका कंक्लूजन लिखूंगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि आपके किसी भी बच्चे के नोट्स खराब ना हो। ठीक, चलिए, तो ये जो है ये आपका क्या है सर? ये है आपका शूट, ये है आपका शूट। ठीक है सर, ये आपका शूट है। ठीक है सर, इस पे लीफ भी दिखा दीजिए तो बड़ा मजा आ जाएगा कहीं पर। ये ले बेटा, मैंने लीफ भी दिखा दी। ठीक है सर, ये जो आपने बनाया है इसका लेबलिंग कर देंगे तो और अच्छी भी बात हो जाएगी। ले बेटा, मैंने इसकी लेबलिंग भी कर दी। ये है लीफ। लेबलिंग आप ऊपर करेंगे? हां, लेबलिंग मैं ऊपर करूंगा। अब इस शूट के टिप पर आपको मेरिस्टेम मिल रहा है। हां सर, मिल तो रहा है। शूट के टिप पर मेरिस्टेम मिल रहा है। शूट के टिप पर मेरिस्टेम मिल रहा है, मेरिस्मेटिक सेल्स मिल रही हैं। शूट के टिप पर मेरिस्टेम मिल रहा है, मेरिस्मेटिक सेल्स मिल रही हैं। सर मेरिस्टेम क्या होता है? तभी तुझे मैंने पहले ही बताया। मेरिस्टेम मतलब यहां ऐसी सेल मिलेंगी जो एक्टिवली डिवाइड कर रही हैं। तो सर इन सेल्स को क्या बोलेंगे? इसकी लेबलिंग कर दीजिए। और इसकी लेबलिंग आपने कहा था कि आप ऊपर की तरफ करेंगे और आपने मुझे पहले ही बताया था ताकि मेरे नोट्स खराब ना हो। ठीक है, इन सेल्स को बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। सर शूट क्यों बोला? क्योंकि शूट के ऊपर है। सर एपिकल क्यों बोला? एपिकल का मतलब होता है टिप, क्योंकि टिप पर है। सर मेरिस्टेम क्यों बोला? क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है। समझ गया सर? पत्ती आ गई, आ गई। सर फ्लावर नहीं आया? नहीं आया, फ्लावर नहीं आया, वही तो बनाना है। तो प्लांट में पहले फ्लावर आता है या लीफ आती है? लिख के बताइए। तुमने घर में गार्डन वार्डन भी देखा होगा, प्लांट में पहले क्या आता है? लीफ आती है या फ्लावर आता है? लिख के बताइए। प्लांट में पहले क्या आता है? लीफ आती है या फ्लावर आता है? लीफ आती है। ठीक है सर, लीफ आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? ध्यान से देखिएगा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए। इसके बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए। ठीक है, कैसे चेंजेस हुए? कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया, इस प्लांट के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए। सर हार्मोनल चेंजेस का मतलब क्या हुआ? बेटा इस प्लांट के अंदर जो तूने बीज लगाया है अपने गार्डन में, जिसमें वो अभी अंकुरित हुआ है, छोटा सा प्लांट निकल रहा है, ये वो प्लांट है। सर उसमें पत्ती भी आ गई है? आ गई है। अब उस प्लांट के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस हुए हैं। उस प्लांट के अंदर कुछ हार्मोन फॉर्म हुए। जैसे उसके अंदर फ्लोरिजन हार्मोन फॉर्म हुआ। बिल्कुल सही है। वहां पर ऑक्सिन फॉर्म हुआ। ये हार्मोन है, ये प्लांट के हार्मोन है। फ्लोरिजन हुआ, ऑक्सिन हुआ। ठीक है, हार्मोन है। कुछ हार्मोनल चेंजेस आया। हार्मोनल चेंजेस आया मतलब प्लांट के अंदर हार्मोन फॉर्म हुए हैं। ठीक है, ये जो चीज मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां मैं डायग्राम लेके चलूंगा, ऊपर मैं लेबलिंग करूंगा और नीचे मैं इसके बारे में लिखूंगा। तो ये आपका बॉक्स रहेगा जिसमें मैं पूरा का पूरा लिखूंगा। यहां मैं डायग्राम लेके जाऊंगा, यहां मैं लेबलिंग करूंगा और यहां डायग्राम में मैं जो चीज एक्सप्लेन करूंगा उसको सेंटेंस की फॉर्म में यहां लिखूंगा ताकि आप सेंटेंस पढ़ें तो आपको पूरा का पूरा समझ में आए। तो हार्मोनल चेंजेस हुए, फ्लोरिजन और ऑक्सिन हार्मोन यहां पर फॉर्म्ड हुआ। ठीक है सर, तो इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से क्या हुआ? जो आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम था, ये वाली जो सेल्स थी, ये वाली जो सेल्स थी, इनके अंदर
ये वाली जो सेल्स थी इसके अंदर सेल डिवीजन का रेट बढ़ गया, इन सेल्स के अंदर सेल डिवीजन का रेट और ज्यादा बढ़ गया, तो ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं इनको हमने बोला फ्लोरल प्रीमोर्डियम। तो बच्चों यहां हम डायग्राम लेके चलेंगे, यहां हम लेबलिंग करेंगे और यहां हम इसके बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले लीफ फॉर्म्ड हुई। ठीक है सर, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हार्मोनल चेंजेस हुए, मतलब हार्मोन्स फॉर्म्ड हुए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल प्रीमोडियम में चेंज हो गया। सर शूट एपिकल मेरिस्टेम और फ्लोरल प्रीमोडियम में क्या डिफरेंस है, ये भी मेरिस्मेटिक सेल्स हैं, ये भी मेरिस्मेटिक सेल्स हैं। सर ये मेरिस्मेटिक सेल्स है, यस। सर ये भी मेरिस्मेटिक सेल्स है, यस। तो सर अगर ये और ये दोनों ही मेरिस्मेटिक सेल्स हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी डिवाइड कर रही है, ये भी डिवाइड कर रही है। सर ये भी डिवाइड कर रही है, ये भी डिवाइड कर रही है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां रेट ऑफ सेल डिवीजन ज्यादा है, यहां रेट ऑफ सेल डिवीजन कम है। अच्छा, तो सर शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है, जिसके अंदर जो डिवीजन है वो स्लो है, और शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो तेरा चेंज हो गया। किसमें चेंज हो गया, वो तेरा चेंज हो गया किसमें, वो तेरा चेंज हो गया फ्लोरल प्रीमोर्डियम में। ये इसमें चेंज नहीं होता, ये इसमें चेंज होता है। यहां पर जो मेरिस्मेटिक सेल्स पाई जाती हैं उनको शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं, अब जो मेरिस्मेटिक सेल्स मिल रही हैं उनको फ्लोरल प्रीमोडियम बोल रहे हैं। यहां शुरू में जो मेरिस्मेटिक सेल्स मिलती हैं टिप पर शूट के, उनको शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। यहां जो मेरिस्मेटिक सेल्स मिल रही हैं अब हार्मोन बनने के बाद, अब उन मेरिस्मेटिक सेल्स को फ्लोरल प्रीमोडियम बोलते हैं। ये मेरिस्मेटिक सेल्स स्लोली डिवाइड करती है, ये मेरिस्मेटिक सेल्स फास्ट डिवाइड करती है, ये मेरिस्मेटिक सेल्स स्लो डिवाइड करती है, ये मेरिस्मेटिक सेल्स फास्ट डिवाइड करती है। शूट एपिकल मेरिस्टेम स्लो डिवाइड करते हैं, फ्लोरल प्रीमोडियम फास्ट डिवाइड करते हैं। यहां तक की बात समझ में आई तो एक बार अपने सर के सम्मान में यस लिख दीजिए। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज किसमें चेंज हो गया, फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया। और बच्चों यहां की जो सेल्स होती हैं वो फास्ट डिवाइड करती हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इन मेरिस्मेटिक सेल्स को बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, इन मेरिस्मेटिक सेल्स को बोलते हैं फ्लोरल प्रीमोडियम। यहां स्लो डिवीजन है, यहां फास्ट डिवीजन है, पहले ये बनती है बाद में ये बनता है। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हार्मोनल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं। तो बच्चों हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं। तो 3 के बाद आएगा 4, आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होंगे। प्लांट एक जैसा थोड़ा ना दिखेगा पूरे टाइम, भाई प्लांट एक जैसा थोड़ा ना दिखेगा, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस भी होते हैं। ओके, तो सर शूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें चेंज हुआ, शूट मेरिकल एपिस्टेम फ्लोरल प्रीमोडियम में चेंज हुआ। अब क्या होगा सर, अब देख क्या होगा, अब देख मेरा बेटा क्या होगा। अरे दीवाने इधर देखना, अब ध्यान से देखना क्या होगा, ध्यान से देख क्या होगा। अब क्या होगा, अब इनके अंदर कुछ
मेरिस्मेटिक सेल्स हैं। अब उन्हीं मेरिस्मेटिक सेल्स को मैं क्या बोल दूंगा आगे जाके मैं इन्हीं मेरिस्मेटिक सेल्स को अब क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना। ये रही वो मेरिस्मेटिक सेल्स। शुरू में क्या बोला, शूट एपिकल मेरिस्टेम, फिर क्या बोला, फ्लोरल प्रीमोडियम, और अब मैं इनको क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना। मैं इनको क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना। अब मैं इनको बोलूंगा फ्लोरल मेरिस्टेम। सर ने पहले बता दिया है कि सर लेबलिंग ऊपर करेंगे, यहां डायग्राम लेके चलेंगे और यहां इनके बारे में लिखेंगे, जिससे किसी का नोट्स खराब नहीं होगा। अगर मैं बताता नहीं, यहां लेबलिंग कर देता, पता चला बच्चों ने ऊपर स्पेस ही नहीं छोड़ा, और यहां लिख देता, तो इसलिए पूरा आपको बताया जाएगा ताकि आपका नोट्स खराब ना हो। फ्लोरल प्रीमोडियम, अब इसको आप बोलेंगे फ्लोरल मेरिस्टेम। कुछ लोग इसको फ्लोरल बर्ड्स भी बोल देते हैं, फ्लोरल बर्ड्स। मेरिस्मेटिक मेरिस्मेटिक मेरिस्मेटिक। तो बच्चों, आपका फ्लोरल मेरिस्टेम किसमें चेंज हुआ, आपका फ्लोरल मेरिस्टेम किसमें चेंज हुआ, फ्लोरल मेरिस्टेम चेंज हुआ। जाग जा, सुस्त मत बैठ, जब तेरे टीचर के अंदर इतनी एनर्जी है। आई एम 38 ईयर ओल्ड, तो आपके टीचर में इतनी एनर्जी है तो तेरे अंदर भी एनर्जी रहनी चाहिए। ये एनर्जी, ये तबाही हर क्लास में मिलेगी। तो पहला क्या था तेरा, पहला तेरा क्या था, सीक्वेंस कोई पूछे, पहला था शूट एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा था फ्लोरल प्रीमोडियम, और तीसरा है फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल मेरिस्टेम वो पर्टिकुलर मेरिस्टेम है जो डिवाइड करना बंद कर देंगी। अभी तो ये डिवाइड कर रही है, मेरिस्टेम में तो डिवाइड कर रही है। तो ये वो सेल्स हैं जो अब फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगी। ये वो सेल्स हैं, ये भी डिवाइड कर रही है, ये भी डिवाइड कर रही है, ये भी डिवाइड कर रही हैं, बट अब ये सेल्स डिवाइड करना बंद कर देंगी। मतलब अब ये सेल्स डिवाइड करना बंद कर देंगी। तो फोर्थ के बाद क्या था वो भी मैं लिख देता हूं। फोर्थ के बाद था फिफ्थ, और फिफ्थ क्या था, फ्लोरल प्रीमोडियम। फ्लोरल प्रीमोडियम, बताओ जरा, फ्लोरल प्रीमोडियम किसमें चेंज हुआ, फ्लोरल प्रीमोडियम चेंज इनटू, किसमें चेंज हुआ, वो चेंज हुआ फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। बस विश्वास रखना, जैसा बोल दिया उसको फॉलो करना, जान लगा देंगे, कहीं पर कोई भी दिक्कत होने नहीं देंगे। याद रखना, ठीक है। एक बैच, एक सेट ऑफ फैकल्टी, एक साल, एक अटेम्प्ट, एक मेडिकल कॉलेज। लक्ष्य 2026 मांगता है तो मांगता है, छीन के लेंगे। फ्लोरल प्रीमोडियम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। तो अब फ्लोरल प्रीमोडियम फ्लोरल मेरिस्टेम में चेंज हो गया। अब क्या होगा, अब ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं, ये फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगे। फ्लोरल मेरिस्टेम, या मैं कहूं फ्लोरल बर्ड्स फॉर्म्ड फ्लावर। अब आपका फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, मतलब अब यहां डिफरेंशिएशन होगा। अब ये सेल्स डिफरेंशिएट कर जाएंगे। डिफरेंशिएट का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया ये सेल डिवाइड करना बंद कर देंगी, स्टॉप डिवीजन। ये सेल्स डिवाइड करना बंद कर देंगी, ये सेल्स डिवाइड करना बंद कर देंगी, और अब आपका फ्लोरल बर्ड्स क्या फॉर्म कर लेगी, फ्लावर फॉर्म कर लेगी। तो मैं अपने दर्शकों को अब यहां पर फ्लावर दिखाना चाहूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। ये सेल्स जो हैं अब आपकी, ये सेल्स आपकी फ्लावर बनाएंगी। ध्यान से देखिएगा, पलके ना झपक पाए, ध्यान से देखिएगा। अब आपका ये जो सेल्स हैं, ये आपका फ्लावर बनाएंगी। तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका अब फ्लावर बनने जा रहा है।
ये देखिएगा, अब आपका बेहतरीन यहां पर सर फ्लावर बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा, अब यहां पे सर आपका जो है आपका फ्लावर बनाएंगे। अब आपको सर समझाएंगे कि फ्लावर क्या होता है। पहले सर आपका फ्लावर बनाएंगे, पहले सर आपका फ्लावर बनाएंगे। ये सर ने फ्लावर का फॉर्मेशन कर दिया। अब फ्लावर क्या होता है वो सर समझाएंगे। तो अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं, किसी को ना पता चले कि ये क्या है ये क्या है। ये है आपका फ्लावर। बच्चों मेरी क्लास में थोड़ा बातें कम होती हैं, मैं नॉन स्टॉप पढ़ाता हूं, पूरी एनर्जी के साथ है, हंसी मजाक थोड़ा कम रहता है, उससे डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, फ्लो बच्चे का ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो क्लास इसी तरीके से चलेगी पूरी एनर्जी के साथ। आप देख लीजिए 5 बज चुके हैं। ठीक है, आप थोड़ी देर में आपकी क्लास भी खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका फ्लावर फॉर्म्ड हो गया। तो 3 के बाद ये है आपका 4th। बच्चों शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज हुआ फ्लोरल प्रीमोडियम में, ये चेंज हुआ फ्लोरल मेरिस्टेम में, और ये आपका फ्लावर बन गया। यहां तक की पढ़ाई हर एक बच्चे के समझ में आई तो एक बार अपने सर के सम्मान में यस लिख दीजिए। फ्लोरल प्रीमोडियम और फ्लोरल मेरिस्टेम में क्या डिफरेंस है देखो, कई किताबें तो इनको एक साथ ही लिख देती हैं। ठीक, फ्लोरल मेरिस्टेम वो पर्टिकुलर सेल्स हैं जो डिवाइड करना बंद करेंगी और फ्लावर का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, यहां पर वो पर्टिकुलर सेल्स जो डिस्टाइंड हो गई कि हमें फ्लावर बनाना है, वो पर्टिकुलर सेल्स जिनको कमांड आ गई कि तुम ही को फ्लावर बनाना है, तुम ही को डिवाइड करना बंद करना है, उन सेल्स को मैंने बोल दिया है फ्लोरल मेरिस्टेम, उनको मैंने बोल दिया है फ्लोरल बर्ड। तो 1 2 3 4 बच्चों एक चीज लिखी हुई है किताब के अंदर, नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे। क्या लिखा है? फ्लावर के लिए 2 वर्ड यूज किए हैं, फ्लावर के लिए 2 वर्ड यूज किए हैं। ठीक है, मार्वल्स, मार्बल्स, MARVELS, मार्वल्स का मतलब होता है आकर्षित करना, फैसिनेटिंग, मार्वल्स। तो फ्लावर के लिए 2 वर्ड इन्होंने यूज किए हैं। एक तो यूज किया है मॉर्फोलॉजिकल, फ्लावर के लिए एक वर्ड यूज किया है मॉर्फोलॉजिकल, और दूसरा वर्ड यूज किया है एम्ब्रियोलॉजिकल। कि ये एनसीईआरटी के वर्ड हैं। मार्वल्स का मतलब होता है आकर्षित। आप किसी भी फूल को देखोगे, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस। आप गुलाब के फूल को देखो, उसका एक्सटर्नल अपीयरेंस देखो, आपको कितना अच्छा लगेगा। आप गेंदे का फूल देखो, आप सनफ्लावर देखिए, तो जो चीज आपको बाहर से दिख रही है मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, हाँ सर प्लीज इंक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज आप बिल्कुल बढ़ाएं, बिल्कुल आपके डाउट भी लिए जाएंगे। आपकी जब क्लास खत्म हो जाएंगी तो आपके ऐप में आप डाउट डाल दीजिए, हमारी अलग से टीम है जो आपके डाउट लेती है, और मैं भी आपके डाउट क्लियर करूंगा। मैं पूरा वॉइस नोट उसके अंदर डालूंगा और आपके डाउट क्लियर करूंगा, बिल्कुल करूंगा। ठीक है, आपके डाउट भी लिए जाएंगे। इसके अलावा हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो आपकी डाउट लेती है, वो भी आपके डाउट लेंगे, मैं भी आपके डाउट लूंगा। ठीक है, तो डाउट भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका क्लास खत्म होगा तो आपका डाउट सेक्शन भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पोल भी कराया जाएगा बेटा, पोल भी कराया जाएगा। ये देख मैं कितने सारे क्वेश्चन लाया हूं, ये देख पोल कराऊंगा, यहां पे पोल कराऊंगा, यहां पोल कराऊंगा, पूरा पोल कराऊंगा, है ना। ये देख पूरा पोल कराऊंगा, तू तू परेशान मत हो, अभी तो क्लास चल रही है ना बेटा। मॉर्फोलॉजिकल, गेंदे का फूल देख, उसके बाहर की सजावट देख, उसका उसका अपीयरेंस देख, गुलाब के फूल का अपीयरेंस देख, ठीक है, लोटस का अपीयरेंस देख। तो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है यहां पर किसी भी फ्लावर में अपना एक मॉर्फोलॉजी होती है, उस फ्लावर का अपना एक एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है जो आपको आकर्षित करता है। और एम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब क्या है? एम्ब्रियोलॉजिकल का मतलब है कि उस फ्लावर के अंदर
गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मतलब उसके अंदर मेल गैमेट भी बनेंगे और फीमेल गैमेट भी बनेंगे। इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप यस लिखिए। अब मैं आपको फ्लावर एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आपको पूरा का पूरा फ्लावर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार आप यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है तो आप यस लिख दीजिए। तो बच्चों धीरे धीरे सीन बनाना पड़ता है। मेरे जो लेक्चर होते हैं वो स्लो पॉइजन होते हैं। मैंने क्लास कैसे स्टार्ट की, एकदम बेसिक से स्टार्ट की, उसके बाद हल्का सा लिफ्ट किया, सीक्वेंस में किया, हर एक चीज सीक्वेंस में की, ठीक, और यहां पे लाके फ्लावर रोक दिया। अब यहां आपने लास्ट फ्लावर बताया, इसका मतलब अब आप एक्सप्लेन करो कि फ्लावर क्या होता है। तो बच्चों हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सर ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके नोट्स किस तरीके से बनाने, देख बता देता हूं मैं कैसे कैसे करेंगे। देख मैं बीच में फ्लावर बनाऊंगा यहां पर, ठीक, फिर यहां पे लेबलिंग करूंगा, यहां 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 लेबलिंग करूंगा। तो जो लेबलिंग करूंगा उसके बारे में यहां लिखूंगा, 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 जो लेबलिंग करूंगा उसके बारे में यहां लिखूंगा। मतलब सर बीच में फ्लावर बनाने वाले हैं और नीचे जगह छोड़ेंगे, नीचे भी सर कुछ लिखेंगे। तो सर बीच में फ्लावर बनाएंगे, लेबलिंग यहां पे भी की जाएगी, लेबलिंग यहां पे भी की जाएगी और चीजें कुछ नीचे लिखी जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने तेरे को आइडिया दे दिया ताकि तेरा कोई भी नोट्स खराब ना हो, ठीक है, तेरे को मैंने आइडिया दे दिया ताकि तेरा कोई भी नोट्स खराब ना हो। फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं बेटा, फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं, कोई बात नहीं, फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं बेटा, है ना। चलिए फॉन्ट साइज में आपका बढ़ाता हूं। अब ध्यान से देखिएगा, आपने किसी को फ्लावर दिया, आपने किसी को फ्लावर दिया, ऐसे करके फ्लावर दिया, है ना। आपने अपने पापा को फ्लावर दिया, आपने अपनी मम्मी को फ्लावर दिया, आपने अपने टीचर्स को फ्लावर दिया, स्कूल में प्रिंसिपल मैम को फ्लावर दिया, ठीक है, इस तरीके से आपने फ्लावर दिया। तो जो चीज आपने पकड़ी हुई है फ्लावर की, जो चीज आपने पकड़ी हुई है फ्लावर की, जो चीज आपने पकड़ी हुई है फ्लावर की, आपने किसी को फ्लावर दिया। ये जो डंडा, जो चीज आपने पकड़ी हुई है, ठीक है, जो चीज आपने पकड़ी हुई है, जो चीज आपने पकड़ी हुई है, ठीक है, आपने किसी को फ्लावर दिया। तो जो चीज आपने पकड़ी हुई है, ये चीज आपने पकड़ी हुई थी इस तरीके से। तो ये जो चीज आपने पकड़ी हुई थी बच्चों, इसकी लेबलिंग है पेडिसिल, इसकी लेबलिंग है पेडिसिल। तो अब आपसे कोई पूछे कि पेडिसिल क्या होता है, सर पेडिसिल क्या होता है, पेडिसिल का मतलब होता है स्टॉक ऑफ फ्लावर। पेडिसिल का मतलब होता है स्टॉक ऑफ फ्लावर। अब ये पेडिसिल क्या हुआ, अब बच्चों ये पेडिसिल क्या हुआ, ऊपर जाके स्वेल कर गया, ये पेडिसिल ऊपर जाके स्वेल कर गया। तो ये जो पोर्शन आपको दिखा इसको बोलते हैं थैलेमस। कई जगह पर थैलेमस के लिए एक और वर्ड यूज किया गया है, रिसेप्टेकल। कहीं कहीं पर आपको एक और वर्ड मिल सकता है, रिसेप्टेकल। सर थैलेमस क्या है, रिसेप्टेकल क्या है। जो डंडा आपने पकड़ के अपने स्कूल टीचर को फ्लावर दिया, वो डंडा ऊपर स्वेल कर जाता है। तो स्वेलिंग पोर्शन ऑफ पेडिसिल, स्वेलन पोर्शन ऑफ, स्वेलिंग पोर्शन ऑफ पेडिसिल को आप बोलते हैं थैलेमस। आपने किसी को फ्लावर दिया, तो जो डंडा आपने पकड़ा वो पेडिसिल है, और उस डंडे का
उस डंडे का, पेडिसिल का ऊपर का पोर्शन स्वेल कर गया, उसको आपने बोला थैलेमस। उसको आपने बोला है थैलेमस। उसको आपने बोला है थैलेमस। उसको आपने बोला है थैलेमस। बोला ठीक है, उसको आपने बोला है थैलेमस। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस थैलेमस पर, इस थैलेमस पर आपकी नोड प्रेजेंट है, नोड प्रेजेंट है। ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड और ये फोर्थ नोड। सर नोड क्या होती हैं? आप एक नया वर्ड लेकर आए, नोड। नोड क्या होती हैं? तो सर यहां फ्लावर समझाएंगे, उसकी लेबलिंग करेंगे और लेबलिंग के बारे में लिखेंगे, और सर ने कहा था कि नीचे एक बॉक्स बनाएंगे। सर नोड क्या होती है? बेटा नोड जो होती है, या मैं कहूं इंटरनोड, बताओ जरा, नोड और इंटरनोड किसका कैरेक्टर है? रूट का कैरेक्टर है या स्टेम का कैरेक्टर है? लिख के बताइए। आप अगर क्लास 11 पढ़कर आए हैं या आपने 8, 9, 10 भी पढ़ी है तो आपको मालूम होगा नोड और इंटरनोड कहां मिलती है, रूट पे मिलती है या फिर स्टेम पे मिलती है? लिख के बताइए, ऐसे नहीं मानूंगा। लिख के बताइए। शाबाश, स्टेम पे मिलती है, बिल्कुल सही। नोड और इंटरनोड आपकी स्टेम पे पाई जाती है। सर नोड क्या होती है? नोड ऐसी चीज होती है जहां से लीफ अराइज होती है। नोड ऐसी चीज होती है जहां से लीफ अराइज होती है। तो कोई आपसे पूछे नोड क्या है? नोड से आपकी पत्ती फॉर्म्ड होती है। तो लीफ कहां से अराइज होती है? आपके घर में गार्डन है, वहां पर बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, कोई भी एक प्लांट उठा ले, उस स्टेम में लीफ जहां से निकल रही है उस जगह को नोड बोलते हैं, उस जगह को नोड बोलते हैं। तो सर ये रेड रेड क्या है? बेटा ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। तो कितनी नोड हो गई? 4 नोड हो गई। 2 नोड के बीच में क्या है? ये क्या है? ये येलो येलो। 2 रेड डॉट के बीच में ये येलो येलो क्या है? 2 रेड डॉट के बीच में येलो येलो क्या है? 2 रेड डॉट के बीच में येलो येलो क्या है? तो 2 रेड डॉट के बीच में जो येलो येलो है, 2 रेड डॉट के बीच में जो येलो येलो है, इसको इंटरनोड बोलते हैं। तो बच्चों अगर किसी को इंटरनोड ना पता हो तो वो भी समझ लीजिए, इंटरनोड का मतलब है, भाई मैंने आपसे कहा था मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, आपने चाहे 11वीं में कुछ भी ना किया हो, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंटरनोड क्या है? इंटरनोड है आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड्स। 2 नोड के बीच में डिस्टेंस, उसको बोलते हैं इंटरनोड। ठीक है सर, ये पहली नोड, ये दूसरी नोड, ये तीसरी नोड, ये चौथी नोड्स, और 2 नोड के बीच में जो येलो येलो है वो इंटरनोड है। 2 नोड के बीच में येलो येलो इंटरनोड है, 2 येलो के बीच में येलो येलो इंटरनोड है। सर आपने कहा नोड से लीफ निकलेगी। सर हमने तो फ्लावर पे लीफ देखी नहीं, हमने तो फ्लावर पे लीफ देखी नहीं। आपने कहा नोड से लीफ निकलेगी, नोड से लीफ निकलेगी, हमने तो नहीं देखी सर, नहीं देखी, नहीं देखी। ये जो स्ट्रक्चर निकला, अच्छा हां सर ये स्ट्रक्चर निकला, ये जो तेरा स्ट्रक्चर निकला है दोनों तरफ निकलेगा, इसका मतलब 1, ये 2 हो गया तेरा, ये तेरा 3 हो गया, चौथा भी है, मैंने भी बनाया नहीं है। ठीक है, तो नोड यहां पे भी प्रेजेंट होंगी, है ना, नोड तेरी यहां पे भी प्रेजेंट होंगी, है ना। ये देख, ये देख, यहां से भी तेरा लीफ जैसा स्ट्रक्चर निकल गया, नोड से यहां से भी तेरा निकल गया। सर ये जो चीज आपने लीफ जैसी निकाली है ये क्या है? ये तेरा है सेपल। ये भी क्या है? ये भी है तेरा सेपल। एक फ्लावर में जितनी सेपल्स होती हैं उन सेपल्स को मिलाकर बोलते हैं कैलेक्स। सेपल्स को मिलाकर बोलते हैं कैलेक्स। तो कैलेक्स क्या है? अगर मैं तुझसे पूछूं भाई कैलेक्स क्या है, अगर मैं तुझसे पूछूं कि भाई कैलेक्स क्या है,
अगर मैं तुझसे पूछूं कि कैलेक्स क्या है, कैलेक्स का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेपल्स। तो एक फ्लावर में जितनी भी सेपल्स हैं, कलेक्शन ऑफ सेपल्स को आप बोलते हैं कैलेक्स। तो ये जितनी भी सेपल्स होंगी, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, जितनी भी सेपल्स हैं, इन सेपल्स को मिलाकर एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कैलेक्स, जिसको आप बोलते हैं कैलेक्स, जिसको आप बोलते हैं कैलेक्स। एक बॉक्स यहां पे बना देना, जिनको आप बोलते हैं कैलेक्स। तो बच्चों, कैलेक्स क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कैलेक्स क्या हुआ, कैलेक्स आपका फर्स्ट वॉल है। फर्स्ट वॉल, वॉल का मतलब होता है ग्रुप, गुच्छा, गुच्छा। वॉल का मतलब होता है ग्रुप, फर्स्ट वॉल। तो कैलेक्स किसका ग्रुप है? कैलेक्स किसका कलेक्शन है? सेपल्स के कलेक्शन को हमने बोला कैलेक्स। सर, नोड से लीफ निकलनी थी, आपने ये क्या निकाला? लीफ निकलनी थी, बट लीफ नहीं निकली, मॉडिफाई लीफ निकली। मॉडिफाई लीफ को बोलते हैं कैलेक्स, मॉडिफाई लीफ को बोलते हैं कैलेक्स। ठीक है, और इन्हीं को बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस, इन्हीं को बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। तो कैलेक्स तेरा क्या है? कैलेक्स तेरा क्या है? कैलेक्स तेरा क्या है? ये कैलेक्स फर्स्ट वर्ल्ड ग्रुप, कैलेक्स किसका कलेक्शन है? सेपल का कलेक्शन है। अभी मैं फ्लोरल अपेंडेज वर्ड यूज किया, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये आपकी कैलेक्स हो गई। ठीक, अभी अभी मैंने एक वर्ड यूज किया फ्लोरल अपेंडेजेस, मैं अभी उसका मतलब बताऊंगा, अभी आप उसको लिखना मत, अभी आप उस वर्ड को लिखना मत, मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा, मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा। अभी आप ये सोचना कि सर ने फ्लोरल अपेंडेजेस वर्ड यूज नहीं किया, सर ये भी बताएंगे कि सर ने कहा था नोट से लीफ निकलेगी, ये भी बताएंगे। अभी सर ने ये बताया कि नोट से मॉडिफाई लीफ निकली, उन मॉडिफाई लीफ को बोलते हैं सेपल्स, और सेपल्स के कलेक्शन को बोलते हैं कैलेक्स। ठीक, अब यहां पर जो दूसरी नोड है, जो यहां पर दूसरी नोड है, ये देखिए, जो यहां पर दूसरी नोड है, वहां से निकले हैं आपके पेटल्स। तो दूसरी नोड से आपके क्या निकले हैं? आपके निकले हैं पेटल। यहां पर भी आपका निकला है पेटल। तो बच्चों, पेटल के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? जितने भी पेटल्स होंगे उन पेटल्स को मिलाकर आप क्या बोलेंगे? तो दूसरा जो है आपका, वो है कोरोला। तो कोरोला क्या है? कोरोला है आपका सेकेंड वॉल। कोरोला क्या है? कोरोला है सेकेंड वॉल। सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं कोरोला। पहला क्या था? कैलेक्स। तो कैलेक्स किसका कलेक्शन था? सेपल्स का। कोरोला किसका कलेक्शन है? पेटल्स का। और सर, आपने जो सेपल्स बनाए हैं वो तो ग्रीन कलर के बनाए हैं। सेपल्स आपने कैसे बनाए हैं? ग्रीन कलर के बनाए थे। यूजुअली ये ग्रीन कलर के होते हैं। पेटल्स जो आपने बनाए हैं सर, वो थोड़े ब्राइटली कलर के बनाए हैं। ये आपने थोड़े से ब्राइटली कलर बनाए हैं। बिल्कुल सही पहचाना। और तीसरी जो चीज यहां से निकलेगी उसको भी देख ले। ये देख, स्टैमन। ये देख, स्टैमन। ओके, तीसरा जो चीज तेरा निकला है वो निकला है स्टैमन। तो बच्चों, ये क्या है? ये है आपका स्टैमन। ये भी क्या है? स्टैमन। और बताइए जरा, स्टैमन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैमन के कलेक्शन को बोलते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या हुआ? एंड्रोशियम क्या हुआ? बताइए। ये आपका क्या था? पेटल्स था। पेटल्स के कलेक्शन को सर ने क्या बोला? कोरोला बोला। पेटल्स के कलेक्शन को सर ने क्या बोला? कोरोला बोला। ठीक, तो यहां सर ने लिखा है कैलेक्स, यहां सर ने लिखा है कैलेक्स, यहां सर लिखेंगे कोरोला। और कोरोला क्या था? कोरोला था तेरा कलेक्शन ऑफ पेटल्स। और फोर्थ सर ने क्या लिखा है?
फोर्थ सर ने लिखा है, सॉरी थर्ड सर ने लिखा है एंड्रोशियम। थर्ड सर ने लिखा है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रोशियम एक फ्लावर में जितने भी स्टेमन्स होते हैं उन स्टेमन को मिलाकर बोलते हैं एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम क्या है? एंड्रोशियम आपका कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? स्टेमन का कलेक्शन है। तो बच्चों जो थर्ड गुच्छा है, ये मैं पहले ही आपको बता दिया था, यहां फ्लावर होगा, लेबलिंग होगी, ये बॉक्स और ये आपका बॉक्स, थर्ड पॉट। अब जो चौथा है आपका, जो आपका चौथा है उसको भी आप देख लीजिए। ये देखिए, तो अब ये जो सर ने बनाया है ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, और ये जो बनाया है ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये हो गया है ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। बताओ जरा तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिलाकर आप बोलेंगे पिस्टिल। तो एक फ्लावर में काफी सारे पिस्टिल हो सकते हैं, एक फ्लावर में काफी सारे पिस्टिल हो सकते हैं, तो पिस्टिल के कलेक्शन को बोलते हैं। मैंने एक ही दिखाया है, मैंने एक ही दिखाया है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो आपका गाइनोशियम क्या हुआ? गाइनोशियम क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं कि गाइनोशियम क्या हुआ, गाइनोशियम आपका किसका कलेक्शन हुआ? ये आपका कलेक्शन हुआ है किसका? पिस्टिल का। तो ये है आपका फोर्थ वन। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, इन चारों को मिलाकर ये चार के चार लीफ नहीं है, बल्कि दे आर मॉडिफाइड लीफ। दे आर मॉडिफाइड लीफ। ये चारों के चारों लीफ नहीं है। नोड से लीफ निकलनी थी, लीफ नहीं निकली। नोड से लीफ निकलनी थी, लीफ नहीं निकली, बल्कि लीफ मॉडिफाई हो गई। दे आर मॉडिफाइड लीव्स। ये लीफ नहीं है, ये लीफ जैसे स्ट्रक्चर है, और इन चारों स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। फ्लोरल अपेंडेजेस। कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम लीफ नहीं है, ये नोड से राइज हुए हैं, नोड से लीफ निकलती है, बट ये लीफ नहीं है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर है, और इनको नाम देते हैं फ्लोरल अपेंडेजेस। एक एक बच्चे को फ्लोरल अपेंडेजेस क्लियर हुआ, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम क्लियर हुआ। तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। अब मैं आपको लाइव फ्लावर दिखाऊंगा तोड़ के, एक बार आप हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। आप मुझे यह बताइए, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, इन चारों में मेल गैमेट किस में बनेगा? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम, इन चारों में मेल गैमेट कहां बनेगा? सर जो एंड्रोशियम है हमारा, जो हमारा एंड्रोशियम है, ठीक है, नोट डाल के लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे। एंड्रोशियम किसका कलेक्शन है? स्टेमन का कलेक्शन है। एंड्रोशियम किसका कलेक्शन है बच्चों? एंड्रोशियम किसका कलेक्शन है? स्टेमन का कलेक्शन है। एंड्रोशियम स्टेमन का कलेक्शन है। तो बच्चों एंड्रोशियम के अंदर स्टेमन आते हैं। तो एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, जहां पर मेल गैमेट बनेगा। जहां आपका क्या बनेगा? जहां आपका मेल गैमेट बनेगा, जहां आपका मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। और बताइए फीमेल गैमेट कहां बनेगा? बताइए जरा, फीमेल गैमेट कहां बनेगा? देखिए जरा कौन बताएगा।
फीमेल गैमेट गाइनोशियम में बनेगा, पिस्टिल में बनेगा। इसका मतलब ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आप मुझे बताइए, एंड्रोशियम गाइनोशियम प्लांट के लिए एसेंशियल पार्ट हुआ या नॉन एसेंशियल हुआ? बताइए, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एक को मैं लिखता हूं ए और एक को मैं लिखता हूं जी। आप पूरा लिखना, ए और जी। ए का मतलब है एंड्रोशियम, जी का मतलब है गाइनोशियम। पूरा लिखना, ए का मतलब एंड्रोशियम, जी का मतलब गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम गाइनोशियम कैसा पार्ट है? एसेंशियल पार्ट है। और कैलेक्स और कोरोला सी एंड सी, ठीक है, सी एंड सी कैसा पार्ट है? ये आपका नॉन एसेंशियल पार्ट है, क्योंकि यहां गैमेट नहीं बनता। नॉन एसेंशियल, और नॉन एसेंशियल को ही आप बोलते हैं एसेसरी स्ट्रक्चर। तो कैलेक्स और कोरोला में गैमेट्स नहीं बनता, इसलिए कैलेक्स एंड कोरोला नॉन एसेंशियल है, ये आपका एसेसरी पार्ट है। लेकिन एंड्रोशियम और गाइनोशियम एसेंशियल है, क्योंकि यहां आपका गैमेट बनता है। सर पेटल का कोई फंक्शन है? बताऊंगा, पर अभी डिटेल में नहीं बताऊंगा। पेटल्स अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। तो जो पेटल्स होते हैं वो आपको, क्योंकि एक चीज होती है पॉलिनेशन, हो सकता है किसी ने ना सुना हो, अभी मैं उस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। पेटल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। इंसेक्ट को बुलाते हैं, इंसेक्ट को बुलाते हैं, आजा आजा एक बार आजा, जा 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 जा, ठीक है। तो वो उसको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? अरे दीवाने, पहली क्लास में जान लेगा क्या? मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि तेरे भाई की क्लास है, मजे से पढ़ना। तो ये तेरे को समझ में आ गया। कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंडोशियम हो गया, गाइनोशियम हो गया, किसका कलेक्शन है ये हो गया, एसेंशियल पार्ट हो गया, नॉन एसेंशियल पार्ट हो गया। अब मैं तेरे को एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से तू देखिएगा। अब तू इसको देख, ये जो ग्रीन वाला तेरे को दिख रहा है, देख देख, ये वाला ग्रीन, ये ग्रीन, ये देख तेरी सेपल्स हैं, ये दूसरा ग्रीन दिख रहा है तुम्हें, ग्रीन, ये तीसरा ग्रीन, सोलेनेसी का है, ये चौथा ग्रीन, और ये पांचवा ग्रीन। बताओ जरा, ये ग्रीन पार्ट तुम्हें दिख रहा है? ये 1 2 3 4 5, देखो ये रहा ग्रीन। पहले बताओ, तुम्हें ये ग्रीन पार्ट दिख रहा है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? बताओ, दिख रहा है? ये लो, सर ने सेपल तोड़ दी, मार डाला, मार डाला, सर ने सेपल तोड़ दी, मार डाला। अब सर पेटल तोड़ेंगे। ये जो कलर दिख रही हैं ये पेटल हैं। सर ने पेटल तोड़ दी, सर ने पेटल तोड़ दी, मार डाला, मार डाला। अब देख, ये सर ने, ये देख, ये पतले पतले व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं, एक आपको लंबा सा ग्रीन दिख रहा होगा। ध्यान से देखना, ये जो पतले पतले व्हाइट दिख रहे हैं ये क्या है? ये क्या है? ये जो पतले पतले व्हाइट दिख रहे हैं ये क्या है? बता, ये क्या है? ये स्टेमन है या पिस्टिल है? बता, ये क्या है? ये पतले पतले व्हाइट क्या है? स्टेमन है, और काफी सारे स्टेमन हैं, ठीक है। कॉपीराइट आ जाएगा, अरे दीवाने फंसाएगा क्या मेरे को भाई, गरीब आदमी हूं भाई, है ना, लोन चल रहा है मेरे ऊपर बेटे का एडमिशन करवाना है स्कूल इस साल, ठीक है। ये क्या है? ये स्टेमन है, काफी सारे स्टेमन हैं। हे स्टेमन, हे लुखा, यहां पे बैठ जा, ठीक है। अब देखो, हाँ थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। ये देख, ये देख, दिख रहा है? यस, जस्ट फील इट। स्टेमन दिखा? स्टेमन दिखा गाइस? स्टेमन दिख रहा है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा पर दिख तो रहा है। अरे पिटूनिया, कौन बोला पिटूनिया? अब देख, इसको देख, इसको देख,
ये जो नीचे ग्रीन है छोटा सा, ये है थैलेमस। ये जो सॉरी, ये अंदर जो तेरा होगा ये होगा ओवरी, ये तेरा स्टाइल, और ये तेरा ऊपर है स्टिग्मा। तो तेरे को पूरा का पूरा फ्लावर दिखा दिया। ये टिप पे स्टाइल है, ये बीच में जो डंडा है ये टिप पे स्टिग्मा है, ये पतला सा डंडा स्टाइल है, और नीचे वाला जो पार्ट है तेरा, ये है तेरा ओवरी। तो तुझे स्टिग्मा दिख गया, स्टाइल दिख गया, ओवरी दिख गई। एसेंशियल क्या है, नॉन एसेंशियल क्या है, ये तेरे को यहां पर दिख गया है। बच्चों यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। और अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको फील करा देगी, जो तुमको फील करा देगी। ठीक है, अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पोल। अब जरा ध्यान से देखना। अब एनसीईआरटी बूस्टर क्या होता है, जो पुराने बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे, नए बच्चे भी समझिएगा। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आर नॉट, यस, जिसकी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्रूट बनते हैं, सीड बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो प्लांट अपने नंबर को बढ़ा रहा है, और प्लांट है तो ऑक्सीजन है। ठीक है, द मिरेट्स ऑफ फ्लावर, मिरेट्स मतलब बहुत ज्यादा, थाउजेंड्स, बहुत ज्यादा। द मिरेट्स ऑफ फ्लावर, मिरेट्स का मतलब होता है लार्ज नंबर में, लार्ज इन नंबर। इसको बोलते हैं एनसीईआरटी बूस्टर, जहां एनसीईआरटी का एक एक वर्ड धज्जियां उड़ा देता है मास्टर। जो भी फ्लावर्स आप इंजॉय कर रहे हैं, चाहे उसकी खुशबू हो या फिर वहां से परफ्यूम बना रहे हैं, रिच कलर्स दैट अट्रैक्ट अस, फ्लावर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन फ्लावर किसका साइट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट है। फ्लावर डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। फ्लावर सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपनी सेल्फिशनेस पूरी करें, नहीं, आप मतलबी मत बनिए, ठीक है, मत तोड़िए। जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है एंजियोस्पर्म, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है एक प्लांट में फ्लावर्स के अरेंजमेंट। भाई एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर मिलते हैं, आप गेंदे का पेड़ देख लीजिए, काफी सारे गेंदे के फूल मिलेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, अगर कोई आपसे पूछे, प्लांट के अंदर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। बस थोड़ा शांति से बैठिएगा, पहली क्लास है, 10-12 मिनट में आपके लूंगा। ठीक है, फ्लावर्स एंड फ्लोरल पार्ट। ठीक है, फ्लोरल पार्ट आपको पता चल गए। ठीक है, सेपल्स, पेटल्स, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ठीक है, ये आपको पता चल गए हैं। फ्लोरल पार्ट, कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडेप्टेशन टू एंश्योर फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर आपके अंदर इस तरह की एडेप्टेशन पाई जाती है, जिससे फ्लावर ये सुनिश्चित करता है कि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और उसके एंड प्रोडक्ट बनेंगे, और एंड प्रोडक्ट को बोलते हैं फ्रूट एंड सीड। In this chapter, let us understand the morphology, structure and process of sexual reproduction. तो इसके ऊपर अगर मैं आपसे कहूं, हमारा क्वेश्चन बनता है ये। अब जरा देखते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन, अच्छा मैंने सेलेक्ट नहीं किया था क्या आंसर, अच्छा मैंने आंसर सेलेक्ट नहीं किया, इस वजह से थोड़ा सा ये दिक्कत हुआ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने आंसर सेलेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट नॉट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपका यहां गलत हो गया। फ्लावर एब्सेंट, एब्सेंट नहीं, एब्सेंट की जगह होना चाहिए था क्या, प्रेजेंट। फ्रूट्स एंड सीड नॉट द एंड प्रोडक्ट, आर द एंड प्रोडक्ट, आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ये लो अगला क्वेश्चन आप लीजिएगा। इसमें हम टाइम 60 सेकंड दे देते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। ह्यूमन बीइंग हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर सिंस द टाइम इमोरियल। इमनीमोरियल का मतलब होता है बहुत समय से, बहुत समय से हम लोगों की रिलेशनशिप फ्लावर के साथ रही है, बहुत लंबे समय से। इसका मतलब है लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम।
फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट। इन दो पैराग्राफ से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। ये देखिए, कल्चर, रिलीजियस, ऑर्नामेंटल, सोशल, दे हैव बीन यूज एज अ सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग सच एज लव, अफेक्शन। अब यार यहां से नीट में क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, यहां से थोड़ी ना कि फ्लावर किस लिए दिया जाता है सर, फीलिंग आती है इसलिए फ्लावर दिया जाता है, प्यार है सर, लव है, अरे दीवाने प्यार करना है मम्मी से कर, पापा से कर, कहां जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, बर्बाद हो जाएगा, ये मेरा देश गलत रास्ते पे जा रहा है। ठीक, फ्लावर्स आर द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, कल्चरल वैल्यू, सर करेक्ट है। सिंबल्स फॉर कन्वेइंग लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, करेक्ट है। रोज मैरीगोल्ड घरों में लगाया जाता है। चाइना रोज मैरीगोल्ड नोट यूज इन कल्चरल सेलिब्रेशन, यूज्ड इन कल्चरल सेलिब्रेशन। तो सर इसका जो आंसर होगा वो आपका जाएगा, अच्छा पोल अभी रुका नहीं था, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन। यार ये आ क्यों नहीं रहा है, 0% ही दिखा रहा है। आई थिंक पोल काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली, पोल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए पोल को छोड़ दीजिए, आप चैट में आंसर लिखिए, चैट में आंसर लिखिए, पोल इज नॉट वर्किंग। नेक्स्ट क्लास तक पोल को ठीक करा लेंगे, हो सकता है कोई टेक्निकल एरर हो। ठीक है, चलिए आप चैट में आंसर लिखिए, चैट की रफ्तार आनी चाहिए, चैट में सभी का आंसर आना चाहिए। कसम है आपको नीट की, कसम है आपको 12th के बोर्ड एग्जाम की। लिस्ट at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated and home in garden। कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, गार्डन में कौन कौन से मैं आपको लिखा चुका हूं। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 मोर फ्लावर दैट आर यूज इन सोशल एंड कल्चर सेलिब्रेशन, कोई आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, आप सोशल सेलिब्रेशन में लिखना चाहे तो आप वहां से उठा के रोज भी लिख सकते हैं, आप मैरीगोल्ड भी वहां से लिख सकते हैं, आप जैस्मिन लिखना चाहे वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोरिकल्चर क्या है ये मैं आपको बता चुका हूं। फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल नॉट एम्ब्रियोलॉजिकल, इसमें आपका ये गलत हो गया। ठीक है, डी लिख रहे हैं। फ्लावर्स आर द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की जगह एंजियोस्पर्म आना था। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आर मेल एंड फीमेल गैमेट इन फ्लावर, ये सही है। दो इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, एक है आपका मेल गैमेट, एक आपका फीमेल गैमेट फ्लावर के अंदर। तो आपका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन सी जाएगा। एंड्रोशियम गायनोशियम आर फीमेल, बच्चों फीमेल नहीं, यहां मेल आना चाहिए था, एंड्रोशियम पहले है और यहां आपका आना चाहिए था फीमेल। सिली मिस्टेक नहीं करना है, इसी को बोलते हैं सिली मिस्टेक। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। टू अ बायोलॉजिस्ट, फ्लावर आर द मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। In earlier classes, you have read various part of flower. Will help you recall the part of the typical flower. Can you name the two part in a flower in which two most important unit? दो पार्ट कौन से हैं, एक है एंड्रोशियम और दूसरा है गायनोशियम। दो इंपॉर्टेंट यूनिट क्या है, एंड्रोशियम में बनता है मेल गैमेट और गायनोशियम में आपका बनता है फीमेल गैमेट। तो फ्लावर बच्चे लिख रहे हैं डी। ठीक है, देखते हैं। फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट ऑफ, ये क्या कर दिया यार इसने, भाई को बोला था। अच्छा इसका क्वेश्चन उन्होंने गायब कर दिया शायद, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से अभी आपका आया ही था, ये वाला क्वेश्चन तो आपका आया ही था, है ना। ये जो डीपीपी वाले सर ने, हो सके गलती से हो जाता है कई बार, उन्होंने यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो यहाँ पे नहीं डाला, कोई बात नहीं, हो जाती है, गलती हो जाती है, सबके पास काम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये देखिए, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, प्लांट पे इससे पहले कि फूल दिखे, लेकिन फूल बनने का जो डिसीजन है वो प्लांट बहुत पहले ही ले लेता है। आपको 10 दिन बाद प्लांट पे फ्लावर दिखेगा, बस 10 मिनट में छुट्टी कर रहा हूं, आपको 10 दिन बाद प्लांट पे फ्लावर दिखेगा, लेकिन उसका डिसीजन, फ्लावर बनने का जो डिसीजन है वो बहुत पहले ही ले लिया होगा। सर ने दोनों चेंजेस बताए थे, हार्मोनल भी बताए थे और स्ट्रक्चरल भी बताए थे, दोनों सर ने चेंजेस बताए थे, जिसकी वजह से डिफरेंशिएशन हुआ, फर्दर डेवलपमेंट हुआ फ्लोरल प्रीमोर्डियम। अब आप बताइए, एक लाइन लिख के छोड़ दिया एनसीईआरटी ने, मैंने आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, पहले शूट एपिकल मेरिस्टेम, फिर फ्लोरल प्रीमोडियम, फिर फ्लोरल मेरिस्टेम, फिर डिफरेंशिएशन और फिर आपका फ्लावर। तो ये इन्होंने एक लाइन लिख के छोड़ा है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता बेटा तो आपको समझ ही नहीं आता इस लाइन का मतलब क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा,
फ्लोरल प्रीमोडियम का डेवलपमेंट होगा। तो फ्लोरल प्रीमोडियम का डेवलपमेंट होगा तो फ्लोरल प्रीमोडियम किसमें चेंज होगा? वो चेंज होगा फ्लोरल बर्ड में। और फ्लोरल बर्ड किसमें चेंज होगा? वो बनाएगा आपका फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर फ्लोरल बर्ड एंड देन फ्लावर। ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस, यहां पे वर्ड गलत है, ओनली डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम, फ्लावर फ्लावर चेंज इनटू फ्लोरल बर्ड, उल्टा हो गया। फ्लोरल बर्ड से फ्लावर निकलता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रीमोडियम, ये आपका सही है। फ्लोरल प्रीमोडियम का डेवलपमेंट होगा तो आपका फ्लोरल बर्ड बनेगा और फ्लोरल बर्ड आपका फ्लावर बनाएगा। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, वो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए, in the flower the male and female reproductive structure androecium or gynoecium differentiate and develop. You would recollect that androecium consists of whorl of stamen, जिसको आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, और गाइनोशियम को आप फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ whorl ऑफ पिस्टिल, गलत हो गया। गाइनोशियम कंसिस्ट ऑफ whorl ऑफ स्टेमन, गलत हो गया। एंड्रोशियम गाइनोशियम रिप्रेजेंट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिम्नोस्पर्म नहीं एंजियोस्पर्म आना था। तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, जिम्नोस्पर्म की जगह क्या आना था? एंजियोस्पर्म आना था। चलो, अब रैंडमली वो क्वेश्चन है जो मैंने ब्रिज कोर्स में भी कराए थे, लेकिन जिन बच्चों ने ब्रिज कोर्स ज्वाइन नहीं किया होगा मैं उनका नुकसान होने नहीं दूंगा, ठीक है, मैं उनका नुकसान होने नहीं दूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, बताइए आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल, सर फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल ये गलत हो गया, क्योंकि एंड्रोशियम थर्ड होता है, गाइनोशियम फोर्थ होता है, ठीक है। तो कैलेक्स जो होता है वो फर्स्ट होता है, कोरोला जो होता है वो सेकंड होता है। आंसर जाएगा फर्स्ट का डी। स्टॉक ऑफ फ्लावर को पेडंकल बोलते हैं, नहीं बोलते। सेपल बोलते हैं, नहीं बोलते। पेटल बोलते हैं, नहीं बोलते। पेडिसिल बोलते हैं। स्वेलन पोर्शन ऑफ स्टॉक ऑफ फ्लावर, सर स्टॉक ऑफ फ्लावर को तो पेडिसिल बोला था, और पेडिसिल का जो स्वेलन पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। कैलेक्स एंड कोरोला, कैलेक्स एंड कोरोला डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट, एसेंशियल वॉल, एसेंशियल नहीं होते सर, नॉन एसेंशियल होते हैं। सेकंड एंड फर्स्ट नहीं होते सर, यहां आना चाहिए था फर्स्ट, यहां आना चाहिए था सेकंड। तो सर ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कैलेक्स कोरोला गैमेट प्रोड्यूस नहीं करते। तो आपका आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हुई ना बात, यही जोश चाहिए जो पहली क्लास में था। और जब ये क्लास खत्म होगी हर बच्चा कमेंट करके बताएगा कि लेक्चर कैसा लगा। जब ये क्लास खत्म होगी यूट्यूब पे जाएगा, एक ऑनेस्ट फीडबैक दीजिएगा आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। इसी टोन में, इसी पेस में आराम आराम से पूरा बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा, कहीं पर कोई भी दिक्कत आने नहीं दूंगा, कहीं पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, थर्ड एंड फोर्थ वॉल इज, थर्ड एंड फोर्थ वॉल इज, थर्ड है एंड्रोशियम, फोर्थ है गाइनोशियम। थर्ड एंड फोर्थ वॉल प्रोड्यूस फीमेल एंड मेल गैमेट रिस्पेक्ट, गलत हो गया, यहां आना था मेल और यहां आना था फीमेल, गलत हो गया, उल्टा हो गया, मेल यहां फीमेल यहां, तो आपका ये नहीं हो सकता। एंड्रोशियम एंड कोरोला, एंड्रोशियम सही था बट कोरोला गलत हो गया। थर्ड एंड फोर्थ एसेंशियल वर्ल है, ऑप्शन है ए। गाइनोशियम फोर्थ वर्ल करेक्ट है, पिस्टिल इसकी यूनिट है, करेक्ट है, फीमेल रिप्रोड्यूसिव स्ट्रक्चर करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। एंड्रोशियम थर्ड वर्ल है, करेक्ट है, इसकी यूनिट स्टेमन है, करेक्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, करेक्ट है, ऑल करेक्ट। आंसर आया ऑप्शन डी। ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, यहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, तो यहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं क्योंकि ये अभी हमने नहीं पढ़ा है। क्योंकि बच्चों पहली क्लास थी,
तो अभी हमें आपसे आधा घंटा बात करनी थी, अभी ये वाला पोर्शन हमने नहीं पढ़ा है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये पोर्शन अभी हमने नहीं पढ़ा है। पहली क्लास थी, थोड़ा हमें आपसे बात करनी थी, आपको मोटिवेट करना था, आपको समझाना था। मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करके क्लास लेकर बहुत मजा आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना प्यार दिया। एक कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। मुझे क्लास बहुत अच्छी लगी, कोई स्पैमिंग भी नहीं हुई, आप बहुत अच्छे से पढ़े, इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और हर टीचर पीडब्ल्यू का इससे भी डेडिकेशन, मेरे से भी ज्यादा डेडिकेशन से आपको पढ़ाएगा। ठीक है, अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, सुधांशु सर की क्लास होगी, आपको मजा आ जाएगा, सर आग लगा देंगे। कल समाप्ति मैम की क्लास होगी जूलॉजी की, है ना, और मैम तो पिछले 3-4 साल से लक्ष्य बैच ले रही हैं। ठीक है, और बहुत खतरनाक टीचर हैं, बहुत जो भी सिलेक्शन होते हैं आप देख सकते हैं, वो मैडम से ही पढ़े थे बच्चे। ठीक है, और बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन देती हैं। ठीक है, समाप्ति एक्सप्रेस जिसको आप बोलते हैं, बहुत सारे सपोला आर्मी के मेंबर भी यहाँ पर बैठे हुए होंगे। ठीक है, खैर सपोला आर्मी और केजीएफ आर्मी का कोलैबोरेशन हो गया है, तो आपको कल जूलॉजी की क्लास होगी, उसमें भी आपको मजा आ जाएगा। उसके बाद आने वाले टाइम में फिजिक्स की क्लास होगी। ठीक है, फिजिक्स में एमआर सर है। ठीक है, किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है, उनका तो नाम ही काफी है। ठीक है, वो आएंगे, तबाही मचा के चले जाएंगे, आग लगा के चले जाएंगे। ठीक है, तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, फ्री होके बैठना। भाई फिर आएगा, एक कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।